बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फखर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फखर। डिबेट विद फखर में आज बात होगी मीडिया के हवाले से, उनकी जो मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हैं, उनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, या फिर जो मीडिया, मैं ये देख रहा होता हूं, मैं खुद मीडिया से बिलोंग करता हूं, तो कुछ चीज़ें प्रोपिगेट की जाती है और ये सारी चीज़ें क्यों होती है। कुछ एडिटोरियल पॉलिसीज ऐसी बनाई जाती है जिसको अगर हम नेकेड आइज के साथ हम उसको देखते हैं तो हम कहते हैं नहीं यार, ये तो कहीं एंगल है या कोई इस तरह की चीज है। और बहुत सारी चीजों को हम हमारे यहाँ से दबाने की कोशिश की जाती है, बहुत सारी चीजों को उठाया जाता है कि इसको बहुत ज्यादा हमने पॉपुलर करना है मासेस में। तो ये सारी चीजें क्यों होती है? आज की डिबेट बड़ी अहम है। बहुत दिनों के बाद हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट, आप सब लोग जानते हैं, अशोक वनकरने साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नमस्कार एंड गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। सर, आप मतलब एज ए जर्नलिस्ट भी हैं और एज ए एनालिस्ट भी आप काम करते हैं। जो मैंने जिस तरह ओपनिंग में बात की कि कुछ चीज़ों को कहा जाता है कि यार इसको प्रोपिगेट करना है। मेरे पाकिस्तान में भी बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जिनको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस होती है या उनको फंडिंग होती है कि आपने इस एजेंडे के ऊपर काम करना है। हिंदुस्तान में सर इस तरह का क्या है? हमारे यहाँ नाम लिया जाता है, सीधा सा मैं नाम ले लूँ ISPR का, कहते हैं यार ISPR वाले पैसे दे रहे हैं। क्या इंडिया में भी इस किस्म की कोई चीज है? नहीं, इंडिया और पाकिस्तान पूरे विश्व से अलग नहीं है, वर्ल्ड ऑर्डर के साथ है हम, और ये बातें हम सब दूर देखते आ रहे हैं। देखिए, एक समय होता है हर देश का, हर कंट्री का, जब वो स्ट्रगल करता है, जब वो इंडिपेंडेंस के लिए लड़ता है, तो पत्रकारिता और जर्नलिज्म एक समय में 60 के दशक में या 50 के दशक में, 40 के दशक में एक मिशन होता था। वो एक मिशन के तहत होता था कि हमको आजादी की लड़ाई लड़नी है, हमारे ऊपर जो राज कर रहे हैं उनको खत्म करना है। उसके बाद अब ये व्यापार हो गया है, एक बिजनेस हो गया है, और बिजनेस भी बहुत कॉस्टली बिजनेस हो गया है। आप टेलीविजन के लाइन में है, टेलीविजन में आप देखते हैं कि आपको 1 मिनट की न्यूज का भी प्रोडक्शन की कॉस्ट आज 7 से 8 हजार रुपए या 10 हजार रुपए इंडियन करेंसी में यदि आप देखें तो आती। वैसे ही प्रिंट का है, एक अखबार जो हमारे यहाँ एक आज बड़ा अखबार है, वो यदि हम बड़ा देखें तो उस अखबार की जो कीमत है वो 80 से 85 रुपए होती है प्रोडक्शन कॉस्ट, लेकिन लोगों तक पहुंचते पहुंचते जो वो 3 रुपए या 5 रुपए में लोगों को मिलती है। तो ये जो बीच में सब्सिडाइज होती है कॉस्ट, ये विज्ञापन से होती है। और बट नेचुरल है, जब विज्ञापन होते हैं तो एक पब्लिक रिलेशन फर्म्स होती है, पाकिस्तान में भी होगी, भारत में भी होगी, सारी दुनिया में सब दूर आपको मिलेगी। उसमें ये होता है कि ये लोग जो विज्ञापन देते हैं कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं कि हमें, हमारे प्रोडक्ट को, हमारे कंपनी का एक अच्छा, एक पॉजिटिव साइड मीडिया में आए। वो PR का स्टेप है, वो कॉर्पोरेट सेक्टर तक सीमित है। लेकिन पॉलिटिकल्स में ये शुद्ध रूप से डील होती है, और इस डील को कम से कम भारत में ऐसे कानून पारित हुए हैं जिसके तहत इलेक्शन कमीशन, यदि उनको ये पता पड़ गया कि कोई इलेक्टेड मेंबर है, चाहे MLA हो, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, मेंबर ऑफ असेंबली हो, यदि उसने पैसे दे के मीडिया का फेवर लिया और यदि ये प्रूफ होता है तो उसकी मेंबरशिप कैंसिल होती है। ये कानून हमारे यहाँ बना हुआ है। तो उस कानून के चलते हमारे यहाँ इस पे बहुत सारा रिस्ट्रिक्शंस है। फिर भी होता है, मैं नहीं मानता कि, क्योंकि ये चीजें है, अलग अलग पैकेजेस होते हैं, लेकिन ऑफिशियल ऐसे पैकेज हो नहीं सकते। और यदि कहीं ऐसी बात पता पड़ी कि एक ही टाइप का आर्टिकल 10 अखबारों में लगातार छाप रहा है, तो क्या वो पैसे देके छपा गया है उस नेता के फेवर में चुनाव के समय? और ऐसी चीजें यदि प्रूफ होती है तो उनकी मेंबरशिप कैंसिल होती है। हमारे यहाँ कई मुकदमे चल रहे हैं, कई केसेस चल रहे हैं, और बड़े बड़े नेता इलेक्शन कमीशन की केसेस में बाकायदा अपेयर होकर बता रहे हैं कि वो उन्होंने नहीं किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन भी उनको छोड़ नहीं रहा है। तो एक कहीं ना कहीं एक अंकुश है, एक मोरालिटी का, एक जो कमीशन का है। लेकिन फिर मैं कहता हूं कि मीडिया या पत्रकारिता जो है एक मिशन है। ये कानून के दायरे में या कानून के फ्रेम में इसको आप ला नहीं सकते। ये इंडिविजुअल पत्रकार को देखना होता है कि वो पत्रकार बिजनेस करके पत्रकारिता में है, या सिर्फ नौकरी करने के लिए पत्रकारिता में आया है, या पत्रकारिता में 2 टाइम की रोजी रोटी के साथ कुछ समाज का काम करने का भी उसमें
एक नीचे लकीर होती है जिसमें एक सामाजिक दायित्व होता है। शिक्षक हो, पत्रकार हो, डॉक्टर हो, वकील हो, ये ऐसे 4-5 प्रोफेशन हैं। फौज हो, फौज में जाने वाला भी सिर्फ तनख्वाह के लिए नहीं जाता, उसका एक जज्बात होता है उसके लिए। नहीं तो जो आदमी अपनी जान देता है अपने देश के रक्षण के लिए, उस जान की कीमत उसकी तनख्वाह या पेंशन नहीं हो सकती। लेकिन उसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक एंगल होता है। वही एंगल डॉक्टर्स में होना चाहिए, वही वकीलों में होना चाहिए, शिक्षकों पे होना चाहिए और जर्नलिस्ट में होना चाहिए। ये कुछ प्रोफेशन है जिसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छी तरह से निभानी होगी, और ये वर्ल्ड के सभी देशों में ये कहीं ना कहीं टूटते हुए नजर आ रहा है। ठीक है सर। अच्छा, एक चीज सर, कल इस्लामाबाद में बहुत बड़ा धरना था, बहुत ज्यादा शेलिंग हुई, क्योंकि मैं इत्तेफाक से, मैं क्योंकि न्यूज थी तो मैं नहीं देख सका था इंडियन मीडिया को, और ट्विटर भी क्योंकि टाइम ही बिल्कुल मुझे नहीं मिला, रात को मैं लेट फ्री हुआ हूं। एक तो इस हवाले से आपसे पूछूंगा, क्योंकि फार्मर्स जब धरना हो रहा था तो पाकिस्तान में बड़ा वावेला था कि ये हो गया तो नई दिल्ली में ये हो गया तो लाल किले पे उन्होंने झंडा लगा दिया, मतलब जो भी था एक चीज चली थी। क्या कल हिंदुस्तानी मीडिया ने भी उस तरह की कवरेज दी? कल काफी शेलिंग हुई प्राइम मिनिस्टर हाउस और मतलब मेन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू है, जो रेड जोन बल्कि कहलाता है, उसके ऊपर कैसी कवरेज थी? क्योंकि मैंने जाती तौर पे नहीं देखा उसको, या क्या मतलब एंगल वो लेके बैठे हुए थे, फार्मर्स वर्सेस जो कल वाला प्रोटेस्ट है उसको कंपेयर किया, या क्या हुआ सर? नहीं, हमारे यहाँ वो कंपैरिजन ज्यादा नहीं हुआ। मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। जब आपके देश में बहुत सारी खबरें होती है जो आपको परोसनी होती है, तो फिर पाकिस्तान भारत का जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो या पाकिस्तान में क्या हो रहा है वो बहुत साइड पे हो जाता है। और यदि हमारे पास कुछ खबरें नहीं है ज्यादा सेंसेशनल, आज सब रूटीन में चल रहा है, इसमें पता पड़ता है पाकिस्तान में एक मंदिर टूटा या किसी ने पत्थर फेंका तो हमारे यहाँ डिबेट चालू होती है उसके ऊपर, क्योंकि सनसनीखेज कोई और मामला होता नहीं। हमारे यहाँ अभी पार्लियामेंट चल रही है, प्रधानमंत्री का कल रिप्लाई था राष्ट्रपति के अभिभाषण पे। किसानों का मसला ऑलरेडी पेंडिंग है। उत्तराखंड में जो अभी बर्फ का जो जो ग्लेशियर टूटा है उसके वजह से बहुत सारे गांव नष्ट हो गए हैं, उसका आकलन अभी करना चालू है। तीसरी तरफ चाइना और भारत के बीच में वो एग्रीमेंट फाइनल हो गया है जिसमें दोनों विड्रॉल कर रहे हैं अपने अपने पोजीशन से, खासकर उस लेक से। तो ये इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें जब चल रही थी, तब पाकिस्तान में जो बवाल हुआ वो शायद भारतीय मीडिया ने नहीं समझा कि आज वो टीआरपी दे सकता है। देखिए, ये टीआरपी का मीडियम है, बिकने वाला जो जो चीज बिकती है उसको परोसने का प्रयास करते हैं। यदि ये कुछ नहीं होता तो शायद आज भी हम इसी पे बात कर रहे होते कि पाकिस्तान में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि अभी पाकिस्तान थोड़ा बैक बेंच पे है, भारत में अपनी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है। और पाकिस्तान की तरफ से जब एक बार बाजवा साहब ने जो स्टेटमेंट दिया, उसके बाद आपके प्रधानमंत्री वजीर आजम ने जो बोला है शांति के प्रस्ताव को लेके, तो वो सेक्टर अब शांत की तरफ जा रहा है। जो चीजें शांत होती है वो अक्सर आजकल मीडिया में खबरें नहीं होती, ये दुर्भाग्य है। लेकिन शांत है तो मीडिया में खबर नहीं है, उत्पात है तो वो खबर है, सही या गलत। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। हमारे यहाँ भी इसी तरीके से चीजें चल रही होती है कि मतलब जो मतलब गुड न्यूज है तो दैट इज नो न्यूज, और जो बैड न्यूज है तो दैट इज अ न्यूज। तो वो बिल्कुल चल रहा होता है। हर किसी ने अपनी मतलब जिसे कहते हैं बिजनेस को चलाना है, क्योंकि अरबों खरबों लोगों ने लगाए हुए चैनल्स को खड़ा करने के लिए। अच्छा सर, एक खबरें आ रही हैं मैं इंडियन मीडिया में कल भी देख रहा था, कुछ दोस्तों की वीडियोस भी बनी हुई है कि बलूचिस्तान के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, वहां पे एक मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, हेलीकॉप्टर्स यूज हो रहे हैं। ये हालांकि मैं आपको बड़े मतलब वो मतलब नॉट बीइंग ए पाकिस्तानी, मैं आपको एज ए जर्नलिस्ट बता दूं, इस किस्म का जो उन्होंने एरियाज बताए हैं, मैंने बाकायदा वहां के लोकल्स से कंफर्म करने की मतलब कोशिश की, बात की। मैं कि यार आप लोगों के खिलाफ कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ, मतलब नॉर्मल चीजें वहां पे जो नॉर्मल छोटे मोटे वो चल रहे होते हैं वो सर वहां पे है और होते रहते हैं बलूचिस्तान में। ऐसा नहीं है कि वहां पे बहुत ज्यादा अमन है या कोई बहुत ज्यादा शांति, ऐसा नहीं। सर जी प्लीज। आज पूरे भारत के मीडिया में इस बात का कहीं जिक्र नहीं है। पाकिस्तान को लेके जिस खबर का जिक्र है वो ये है कि पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने एक टूटे हुए मंदिर को फिर से कंस्ट्रक्ट करने का आदेश दिया। वो खबर सिंगल कॉलम सब जगह आई हुई है। वो सिंगल कॉलम इसलिए कि चलो ठीक है, एक अच्छा काम किया, और जिसने भी डेस्क पे बैठा होगा कुछ संजीदा इंसान होगा, उसको लगा होगा अच्छा काम हो रहा तो कुछ खबर दे। नहीं तो मेरे जैसा आदमी होता तो मैं इसको पेज 1 पे नीचे बैनर लेता कि पाकिस्तान में ये हुआ है।
ये वो बैनर मेरे लिए, वो या तो मैं उसको एंकर पोजीशन पे लेता, लेकिन चलो इतनी खबर है। बाकी पाकिस्तान से रिलेटेड कोई खबर कहीं नहीं है। इंटरनेशनल खबरों में हमारे यहाँ जो प्रोमिनेंटली खेला गया खबरों के साथ वो ये है कि चाइना और भारत एग्री हो गए हैं एक डिस्टेंस रखने में। दूसरी तरफ जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है नवनियुक्त, जो अभी इलेक्टेड है, उन्होंने कहा है साहब ने कि भारत सुपर पावर बनने की तैयारी में है और सुपर पावर बनता है, ये विश्व के लिए अच्छा है, लेकिन चाइना की तरफ उनका ख्याल बरकरार रहेगा। ये वो खबर का टोन बताता है। बाकी कोविड किसने रिसीव किया, कोविड का बॉक्स किसने उतारा प्लेन से, ये तमाम खबरें हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो खबर का जिक्र आप कर रहे हैं, ऐसे वीडियोस, क्योंकि क्या है आजकल हर तीसरा आदमी कैमरामैन हो गया है और हर दूसरा आदमी जर्नलिस्ट हो गया है। कोई भी कैमरे से कुछ भी करता है, देता है और भेज देता है। और वो वीडियो जो चल रहा है, हो सकता है वो वीडियो 10 साल पुराना चल रहा होगा। हमारे देश में एक वीडियो चल रहा है, बहुत ताज्जुब की बात है। एक पुराने जमाने में आज से 10 साल पहले किसी किसान आंदोलन में गडकरी साहब तब सत्ता में भी नहीं होंगे, तब गडकरी साहब जो अभी हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, बहुत बड़े कैबिनेट मिनिस्टर है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जब वो कह रहे थे कि किसान आंदोलन, किसानों को अधिकार है आंदोलन करने का और हम सब किसानों के साथ है, वो 10-15 साल पुराना वीडियो जो है आज मार्केट में रिलीज हुआ और साथ में टैगलाइन चलती है कि गडकरी जी ने सरकार से विद्रोह किया। ठीक, अच्छा सर, एक तो गडकरी ने सरकार से, तो ये पुराने वीडियो होंगे जो चल रहे होंगे। मुझे नहीं लगता इसका इतनी तवज्जो देने की बात है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में ये खबर कहीं नहीं है। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त चीज है। क्योंकि मुझे मतलब ट्विटर पे भी मेरे दोस्त वगैरह पूछ रहे थे, तो मैंने कहा यार मेरे पास ऐसी खबर नहीं, अगर होगी तो मैं उस पर लाजमी कम से कम कोई वीडियो बनाऊंगा या कम से कम उसके हवाले से ट्वीट करूंगा। मैं इन चीजों से नहीं रोकता कि यार अगर मेरे मुल्क में हो रहा है तो उसको मैं ना खबर बनाऊं, और मुल्क में हो रहा है तो उसको खबर बन। सर, एक तो चाइना हिंदुस्तान का, आज सुबह मैं आप ही के एक टीवी चैनल के साथ प्रोग्राम कर रहा था, तो वहां पे वो कह रहे थे कि जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि दोनों कंट्रीज राजी हुए हैं इस बात पर कि हम पीछे जाएंगे और नॉर्मलाइज करेंगे सिचुएशन को। बहुत जबरदस्त, बड़ी अच्छी खबर है और बहुत बड़ी खबर है। लेकिन सर, मैंने कल ही आप ही के एक सीनियर जर्नलिस्ट है, बीबीसी के साथ काम करते हैं, उन्होंने, और जनरल वीके सिंह साहब हैं गालिबन, और एक आप लोग की प्रोफेसर है, उनके कमेंट्स में पढ़ रहा था बीबीसी के वेबसाइट के ऊपर, तो उन्होंने कहा था कि ये चीजें पहले भी उन्होंने की, अब भी शायद कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने वहां पे बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन की है, बल्कि उन्होंने गूगल मैप से उनके मैप्स लेकर और उनको बाकायदा उस खबर का हिस्सा बनाया। तो ये सर, ये वाली चीज, क्योंकि इंडिया भी बड़ा, मुझे नहीं लगता कि वो इतना आसानी से ट्रस्ट करता है चाइना के ऊपर। नहीं, देखिए, कोई भी देश, हम इंडिया चाइना ही छोड़िए, हम तो विश्व में किसी देश पे एकदम ट्रस्ट नहीं करते इमीडिएटली, क्योंकि सबसे पहले जो हुक्मरान होते हैं उनका सबसे बड़ा काम होता है अपने देश की सुरक्षा, अपने देश का इंटरेस्ट देखना। जब कोई देश आपसे बहुत ज्यादा प्यार जताना लगता है तो समझ लेना चाहिए इसमें कुछ तो उनका फायदा होगा, ऐसा ही यूं उठ के कोई प्यार नहीं जताता। तो ये कैलकुलेशंस होते हैं। देखिए, चाइना, और जो हमारे मंत्री जी ने कहा उसको थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में लिया गया। ये बात सब लोग जानते हैं कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो एक बहुत बड़ी, उसमें नो मैंस लैंड जो है वो बहुत ज्यादा एरिया है, क्योंकि वो पूरा का बेल्ट की बेल्ट। एक तो होता है कि आप बाउंड्री में, आपको पता है कि इस लाइन से आप पाकिस्तान इधर है, इस लाइन से इंडिया इधर है, और बीच में नो मैन लैंड है तो 4 फीट की है। यदि जहां पे 1 किलोमीटर की नो मैन लैंड होंगी, वहां दोनों तरफ से गश्ती दल चलते हैं, और गश्ती दल चलते समय कहीं ना कहीं फिर एक दूसरे का इंटरेस्ट होता है। जब ये एलओसी तय हुई थी तब ये भी एग्रीमेंट हुआ था कि कोई भी एलओसी के दोनों तरफ कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। लेकिन जब चाइना अपने तरफ कंस्ट्रक्शन करता गया, भारत हमेशा अपोज करता गया, लेकिन वो कंस्ट्रक्ट करते गए। लेकिन जब देखा कि ये कंस्ट्रक्शन काफी हद तक हो गया, तो हमारे देश ने भी कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया। हमने भी पूरा चाइना बॉर्डर पे आज हमारे इतने बढ़िया रोड्स बने हैं और इतने बढ़िया एयरपोर्ट्स बने हैं कि चाइना के बॉर्डर से अभी हमको चाइना इतना दूर नहीं है, हमारे से रेंज में है चाइना। ये चाइना भी जानता है। चाइना भी लगातार अपोज कर रहा था, लेकिन हमने भी उस अपोज को लगातार बताया कि आप उसको कर रहे हो। तो ये सैटेलाइट पिक्चरें बार बार आती है कि आपने, डोकोमॉल भी हुआ था पिछली बार, वो डोकोमॉल में भी जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वो कंस्ट्रक्शन पे ही हुआ था। तो ये लगातार होता है कि आप वहां कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वो कहते हैं हम यहाँ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। बाय एंड लार्ज ये देखना होता है कि नो मैंस लैंड जो है उसका स्ट्रक्चर सेम रहे, नो मैंस लैंड में कोई इंक्रोचमेंट नहीं करे। तो नो मैंस लैंड में इंक्रोचमेंट नहीं हो, इसलिए गश्ती दल चलते हैं दोनों तरफ से, और दोनों गश्ती दल एक दूसरे को क्रॉस भी करते हैं, क्योंकि
जैसा जिस एरिया में अभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसमें फिंगर पॉइंट 1 से लेके 11 तक का गश्ती दल चलता था। इन्होंने उसको 4 तक ब्लॉक करने का प्रयास किया। सारा झगड़ा यही था कि 11 तक भाई जब नो मैंस लैंड है तो आप 4 तक कैसे आए। जब उन्होंने बोला नहीं नहीं हम तो इसी को एलओसी मानते हैं, तो फिर इंडिया ने बाकी जगह कब्जा कर लिया ऊपर की तरफ। चाइना भी समझ गया कि यदि हमने पीछे नहीं गए तो इंडिया भी अपने पॉइंट से पीछे नहीं आएगा। तो हमने भी कुछ एरिया में कवर किया, उन्होंने कुछ एरिया में कवर किया। बातचीत के दरमियान बहुत सारी बातचीत हुई, कई राउंड्स की बातचीत हुई। उसमें उन्होंने तय कर लिया कि चलो हम डीएस्केलेट करते हैं, हम हमारी फौज पीछे ले जाते हैं, हम हमारी आप अपनी फौज पीछे ले जाओ, और दोनों फिर गश्ती दल जो लगातार चलती थी गश्ती दल वो चले। तो ये नॉर्मलाइज करने का प्रयास है, लेकिन इसके मायने ये भी नहीं है कि चाइना चुपचाप वापस चला जाएगा। वो भी विजिलेंस रहेगा भारत की तरह को देख के, और भारत भी आंख मूंदेगा नहीं। भारत भी बहुत ज्यादा जबरदस्त विजिलेंस रहेगा, क्योंकि एक थोड़ी सी गड़बड़ में पिछली बार 21 लोग शहीद हुए हमारे, हालांकि उनसे ज्यादा उनकी यहाँ कैजुअलिटीज हुई। चाइना में कैजुअलिटीज होती है ये चाइना देखिए, लेकिन मेरे यहाँ एक भी शहीद होता है तो पूरा देश रोता है। इससे ज्यादा नुकसान हम नहीं मानते। जब 21 लोग शहीद हुए तो वो हमारे लिए अशोचनीय था, अक्षम्य था। तो उसके बाद जो रिटेलिएट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और हमारी फौजों ने, काबिल तारीफ है। और आज चाइना ये भी देख रहा है, बार बार ये पॉइंट पूरा वर्ल्ड देख रहा था। कई बार आपकी तरफ से भी पैनलिस्ट कह रहे थे कि पाकिस्तान, जो अमेरिका में जब ट्रंप साहब चलेंगे और बाइडेन साहब आ जाएंगे तो भारत को बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, कश्मीर को लेकर तकलीफ होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाइडेन साहब आने के बाद भी, क्योंकि मैं बार बार ये कहता हूं कि वर्ल्ड वॉर ये इतना ड्रास्टिकली आप एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की पॉलिसीज बदलते नहीं। विदेश नीतियां इतनी जल्दी नहीं बदली जाती। सरकारें बदलती है, सरकारें आती है, विदेश नीतियां एक लगातार चलती है। वो एक खासियत है विदेश नीति की। वो एक ऐसा मंत्रालय है, वो सरकार बदलने से तुरंत बदलता नहीं है। तो बाइडेन साहब को भी देखना है, उनको अमेरिका का इंटरेस्ट देखना है। मैं बार बार कहता हूं, हम 135 करोड़ लोग हैं, भारत और पाकिस्तान मिलके 200 करोड़ लोग हो जाते हैं। इतना सारा, इतना यदि 200 करोड़ का ब्लॉक है तो इतना कंज्यूमर कौन छोड़ेगा वर्ल्ड में। सबको ये कंज्यूमर बेल, सबका इंटरेस्ट है। यदि वो हमको कंज्यूमर मानते हैं तो फिर हम हमारी टर्म्स पे माल खरीदेंगे, हम टर्म्स पे एंट्री करेंगे। ये दोनों तरफ से तो बैलेंसिंग चलता है। इसी के तहत चाइना ने भी देखा कि बाइडेन आने के बाद भी फर्क नहीं पड़ा, रादर वो ज्यादा क्लोज होने का कोशिश कर रहा है। ऐसे में ये अच्छा है कि हम इस एरिया पे शांति बनाए रखें, और मुझे लगता है इसी वजह से वो गए। ठीक है सर। एक तो ये है कि बाइडेन, बिल्कुल पाकिस्तान में मैंने इसके ऊपर आपके मुख्तलिफ चैनल्स पे शो किए थे, और मैंने उनको कहा था कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद बाइडेन की पॉलिसी और होगी और ट्रंप की कुछ और थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। क्योंकि मेरे ख्याल 2 या 3 दिन पहले जो बाइडेन साहब ने कॉल की है नरेंद्र मोदी जी को और उनसे टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, बहुत बड़ी बात है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से ऑन कॉल बात होती है। उसके बाद गालिबन जयशंकर साहब की भी बात उनके फॉरेन मिनिस्ट्री के लोगों से हुई है, और उन्होंने बाकायदा ये कहा है कि जो उनका पहले ब्लॉक आप लोगों का बन रहा था गालिबन जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका एंड इंडिया जिसमें शामिल है, कहते हैं कि उसको हम मजीद प्रमोट करेंगे और चाइना साउथ सी के ऊपर जो कब्जे की कोशिश है या जो भी उसको खत्म करेंगे। लेकिन सर एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि अमेरिका हमेशा इस तरह की गेम्स खेलता है, कभी पाकिस्तान को इस्तेमाल किया, कभी अभी मेरे ख्याल हिंदुस्तान, पहले शायद नहीं हिंदुस्तान के साथ इतने वो थे ताल्लुकात। क्या नजर आता है आपको कि अमेरिका अपना इंटरेस्ट देख रहा है कि उसको चाइना को कमजोर करना है, या वाकई वो कहता है कि नहीं हिंदुस्तान के साथ यार बहुत बड़ी मार्केट है और हमारे बड़े अच्छे एक रिलेशनशिप बिल्डअप हुआ है, उसके ऊपर वो काम कर रहा है? देखिए, मैं आपको बार बार कहता हूं, जब एटॉमिक एग्रीमेंट हुआ अमेरिका के साथ ही हुआ। हमारे यहाँ मनमोहन सिंह सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, कांग्रेस यूपीए की सरकार थी, और उन्होंने सरकार को स्टेक पे लगा दिया था इस एग्रीमेंट के लिए। लेफ्ट ने सरकार को बाइकआउट किया। सरकार मेजोरिटी में आने के लिए बाकी पक्षों के साथ सरकार बड़ी मुश्किल से बचाई गई। लेकिन उसके बाद जो पहला एटॉमिक रिएक्टर खरीदा गया वो फ्रांस से खरीदा गया, दूसरा खरीदा गया वो रशिया से खरीदा गया। एग्रीमेंट अमेरिका के साथ हुआ लेकिन ट्रेड नहीं हुआ, क्योंकि जो हमको सस्ता देगा हम उसके साथ जाएंगे। देखिए, पाकिस्तान को भी ये देखना होगा कि आपका इंटरेस्ट क्या है। आप उनके लिए यूज होते हैं कि आप उनको यूज करते हो। ये दुधारी तलवार है, ये दोनों तरफ से काटती है। आपको ये देखना है। मेरे यहाँ की हुकूमत हमेशा ये देखती है कि मेरा लोकल इंटरेस्ट क्या है। यदि मेरा लोकल इंटरेस्ट सर्व होता है तो फिर आपसे दोस्ती करने में मुझे कोई हर्ज नहीं, लेकिन मेरा लोकल इंटरेस्ट यदि हार्म होता है तो फिर आपकी दोस्ती मुझे किसी कीमत पे नहीं चाहिए। आज हमारे यहाँ फाइनेंस इन्वेस्टमेंट आ रहा है अमेरिका से, आज हमारे यहाँ टेक्नोलॉजीज आ रही है,
और टेक्नोलॉजी में हमारे यहाँ बाकायदा एक राइडर लगा हुआ है कि आपको 30%, आपको 30% जो आप टेक्नोलॉजी दे रहे हो उसको इंडिजीनियस करना पड़ेगा। हमने जो हमारे यहाँ जो फॉरेन ब्रांड के जो ओपन जो रिटेल और होलसेल में जो ब्रांडिंग के लिए फॉरेन ब्रांड को जो परमिशन दी है उसमें भी कहा है कि मिनिमम 30% आपके यहाँ प्रोडक्ट इंडियन मेड का होना चाहिए, क्योंकि हम हमारे यहाँ मेक इन इंडिया को और बूस्ट करना चाहते हैं। मेक इन इंडिया बूस्ट होगा तो बेरोजगार मिलेगा। दूसरी तरफ आत्मनिर्भर भारत ये कोविड में हमने शुरू किया, जिसकी हमको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, क्योंकि चाइना के साथ जब हमारा झगड़ा शुरू हुआ तो हमने चाइना का इंपोर्ट भी बैन किया, हमारा एक्सपोर्ट भी बैन किया। तब सारी दुनिया देख रही थी कि ये बल्क ड्रग कहां से लाएंगे, ये मेडिसिन कहां से लाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ बी प्लान सी प्लान हमेशा तैयार था। और फिर आत्मनिर्भर भारत के तरफ, सेल्फ इंडिपेंडेंट भारत, इस सेल्फ रिलायंस भारत, इसके तहत जो हुआ, हम उस पीरियड में जब चाइना से बल्क ड्रग बैन हो गए, हम एक्सपोर्ट करते रहे हमारी दवाइयां। ये हमारा मेक इन इंडिया और ये हमारा आत्मनिर्भर भारत का रिजल्ट था। उससे अब बहुत उत्साहित हुआ है सरकार, हमारे प्रधानमंत्री उत्साहित हुए हैं। वो बार बार कहते हैं कि मेक इन इंडिया करो, आप स्किल डेवलपमेंट करो, स्किल के लिए लोगों को ट्रेंड करो, उनको रोज जो स्किल ट्रेंड होते हैं उनको नौकरी नहीं, उनको धंधे के लिए पैसा दो, उनको प्रोडक्शन के लिए पैसा दो। हमारे यहाँ इंक्यूबेशन सेंटर खुले हैं और वो सेंटर्स ऐसी जगह खुले हैं छोटे छोटे राज्यों में, जहां लोग कुछ नई चीज बना के लाते हैं, आविष्कार करते हैं, लेकिन उनका आविष्कार उस राज्य में या जिले तक सीमित हो जाता है, किसी अखबार में छपता है, खत्म हो जाता है, उसका कमर्शियल यूज होकर समाज को उपयोग में नहीं आता। वो आदमी या वो बच्चा या उस कॉलेज के 4 स्टूडेंट क्या करेंगे? उनके लिए हर राज्य में 3-3 सेंटर खोले गए हैं, इंक्यूबेशन सेंटर। इंक्यूबेशन सेंटर मतलब ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये वो बच्चे हैं जो आविष्कार करके लाए हैं, उनको नेशनल प्लेटफॉर्म देने की बात हो रही है। और आप ताज्जुब लगोगे कि ये चालू होके 6 महीने नहीं हुए, लेकिन कम से कम ऐसे 200 प्रोडक्ट है जो एक्सपोर्ट, जो हम इंपोर्ट करते थे उसका सब्स्टिट्यूट होके आज भारत में उसका कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए लोगों ने टाई अप किया है। ये इस लेवल पे काम, मैं क्या कह रहा था आपको, मैं बार बार कहता हूं, ये भारत में ही क्यों, पाकिस्तान में क्यों नहीं? वो 200 प्रोडक्ट पाकिस्तान में क्यों नहीं? आप हमको बताइए, इंक्यूबेशन सेंटर आपके यहाँ हम बनाएंगे। अरे आप अलग नहीं है भाई, आप मेरे में एक डीएनए है, हमारे जीन्स एक है, हमारा दिमाग एक है। सर आई 100% एग्री विद यू। बस अफसोस के साथ मैं अक्सर कहता हूं कि कुछ लोगों की दुकानें जो है ना इस चीज से चलती है कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में हालात अगर अच्छे होंगे फिर उनकी दुकानें बंद होगी, उनको अपनी दुकानें ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, उनको ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं अच्छा लगता, उनको पता है कि अगर ह्यूमन डेवलपमेंट होगी फिर कौन हमें पूछेगा, फिर अशोक साहब जो है इस्लामाबाद में बैठ के अपना काम करेंगे, फखर यूसुफजई मुंबई और दिल्ली में बैठ के अपना काम करेंगे और ये कुछ नहीं होगा। जिस तरह आपके लोग कोलालमपुर के थ्रू हमारे साथ मतलब राब्ते में होते और अपना काम बिजनेस करते, दुबई के रास्ते करते, फिर डायरेक्ट होगा तो इनका जो सारा सर्कल है वो डिस्टर्ब होगा। सर वो तो खैर कभी नहीं करेंगे। सर एक दो चीजें आखिर में, एक तो ये कि इंसानी हुकूक के हवाले से, इंसानी आजादियों के हवाले से हम सारे लोग बात करते हैं, पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा बात होती है और हम कहते हैं जब दूसरे मुल्क में हो रहा है तो मैं कहता हूं उसके ऊपर हम उंगली लाजमी उठाते हैं कि भाई ये देखे बड़ा जुल्म हो रहा है, लेकिन हम वही चीज अपने मुल्क में करते हैं। यहां पे कल प्रोटेस्ट हुआ, उनके ऊपर शेलिंग हुई और उनको मारा पीटा गया, लोग जख्मी हुए, 150-200 को गिरफ्तार किया गया, लेकिन जब यही चीज हिंदुस्तान में होती है या किसी और मुल्क में हम कहते हैं देखिए जी ह्यूमन राइट कितनी बड़ी वायलेशन। सर हम अपने लोगों को शख्सी आजादियां देने में क्यों मतलब मैं कहता हूं कि बुखल या मैं कहता हूं कंजूसी से हम क्यों काम लेते और क्यों नहीं देते ये चीज कि उनको हम कह कि ठीक है यार आपका एक राइट है रहना अपने तरीके से। इंटॉलरेंस बहुत बढ़ गया है। हम कतई हम सहन नहीं करते कि हमारे खिलाफ कोई बोले। हम जो बोलते हैं माई वे और हाईवे, इस रूल से यदि आप चलोगे तो ये चीजें आपको बार बार सामने आएगी। जिस दिन आपके खिलाफ बोलने वाले, आपके विरोध में बोलने वाले को आप एक्सेप्ट करना शुरू करोगे, कहीं ना कहीं ये चीजें कूल डाउन होगी, फिर आपको फोर्स का यूज नहीं करना पड़ता। मेरे यहाँ जो लाल किले का आप जिक्र कर रहे थे, मैं आपको बता दूं लाल किले में क्या हुआ। लाल किले में एक इंसान की डेथ हुई क्योंकि वो ट्रैक्टर स्पिन हो गया, वो वीडियो सबने देखा है, और ट्रैक्टर के नीचे आ गया। लेकिन लाल किले के बाद मेरे यहाँ करीब 350 पुलिस वाले हॉस्पिटल में एडमिट थे मार खा के, लेकिन उन्होंने डंडे नहीं उठाए।
उन्होंने डंडे नहीं उठाए, उन्होंने मार खाई। ये होता है जब टॉलरेंस करते हो। मेरे यहां अभी वजीर आजम ने कल ही राज्यसभा में परसों के दिन बोलते हुए कहा कि सदन में चर्चा होनी चाहिए, और ये चर्चा होती है तो अच्छा होता है। अरे भाई, आप आपका गुस्सा मुझ पे उतारिए। मोदी है तो मौका है, बोलिए, मुझे गाली दीजिए, मुझे बोलिए, लेकिन चर्चा कीजिए। जब आप चर्चा के लिए तैयार होते हो, जब आप गाली खाने के लिए तैयार होते हो, तो फिर आपका जो बाकी चीज होती है जहां आप डंडे से बोलते हो। लेकिन मेरे देश में इतना कुछ होने के बाद भी आज भी कुछ लोग ये सोचते हैं, यानी बहुत सारे लोग ये सोचते भी है कि सरकार कहीं ना कहीं कड़ाई करती है, सरकार कहीं ना कहीं एजेंसीज का यूज करती है मीडिया के खिलाफ। लेकिन ये रस्सी जो है पतंगबाजी चलती रहेगी। कभी सरकार टाइट करेगी, सरकार ढील देगी। ये डेमोक्रेसी में होता है। जब जब सरकार टाइट करती है तो सब लोग टूट पड़ते हैं। मेरे यहाँ ईडी की रेड हो गई एक ऑर्गेनाइजेशन पे, एडिटर्स गिल्ड से लेके तमाम पत्रकार पर मीडिया जगत जो है आंदोलित हुआ। उन्होंने कहा कि दिस इज नॉट डन, दिस इज डेफिनेटली नॉट डन। सरकार ने भी कहा कि चलो ठीक है, नहीं तो सर्वोच्च न्यायालय है। हमारे यहाँ कुछ लोगों पे केसेस फाइल हो गए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा दे कैन नॉट बी अरेस्टेड, दे आर जर्नलिस्ट। ये बातें सरकार, जो चार पिलर जो कहते हैं हम डेमोक्रेसी के, ये एक दूसरे को हमेशा मदद करते हैं ताकि ये डेमोक्रेसी बनी रहे। ये आपके यहाँ भी होना चाहिए, ये हमारे यहाँ होता है। ऐसा नहीं कि कभी कहीं सरकार में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको नहीं समझ में आता। इंसान इंसान है भाई, हर इंसान एक दूसरे से अलग होता है। कुछ लोग बिल्कुल गुस्से में हो जाते हैं कि मेरे खिलाफ कैसा लिख दिया, मेरे खिलाफ कैसा बोल दिया। तो वो जब बोलते हैं तो उसको संरक्षण के लिए हमारा मीडिया का एसोसिएशन है, सर्वोच्च न्यायालय है, हाईकोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, वो हमेशा सामने आते हैं। पार्लियामेंट में बात उठती है कि आपने ऐसा कैसा कह दिया, पत्रकारों पे जुल्म कैसा हो गया। कल पार्लियामेंट में ये सवाल उठे, एक पत्रकार के ऊपर क्यों आपने आरोप लगा दिए। और कई बार ये भी देखा जाता है कि जिन पत्रकारों पे आरोप लगते हैं वो वाकई वो एक विशिष्ट मूवमेंट के साथ जुड़े हुए होते हैं। वो पत्रकारिता का चेहरा बनके घुसे होते हैं मीडिया में। वो सब लगातार दोनों तरफ से बैलेंस होकर चलना पड़ेगा। ठीक है सर। अच्छा सर, एक तो ये है कि हमारे यहाँ अभी सीनेट इलेक्शन होने वाले हैं अगले महीने मार्च में। उसमें बहुत ज्यादा हार्स ट्रेडिंग होती है, बहुत ज्यादा खरीदो फरोख्त होती है, मतलब करोड़ों की गेमें चलती हैं। सर, एक वीडियो हमारे खैबर पुख्तनख्वा की आई है 1-2 दिन पहले, हमारे इलाके के कुछ एमपीज पुराने उसमें मुलविस थे। वो कह रहे थे हमें 1 या 2-2 करोड़ रुपए मिले कि इस सेनेटर को आपने वोट करना है। कल मैं खबर पढ़ रहा था, न्यूज थी मेरी, तो उसमें खबर मेरे सामने आई कि पाकिस्तान को इंडिया को फॉलो करना चाहिए इस चीज में, क्योंकि पाकिस्तान में ये चीज अभी चल रही, शायद इंडिया में किसी वक्त हुआ करती थी, क्योंकि आप बेहतर रहनुमाई कर सकते हैं। तो मैंने कहा आपसे समझूं कि क्या हुआ था ऐसा कि मतलब ये हॉर्स ट्रेडिंग वहां पे होती थी, अब नहीं होती। क्या सिस्टम ऐसा बना लिया कि अब ये सारा कुछ खत्म हो गया वहां पर और प्रॉपर तरीके से लोग आके इलेक्ट होके आ जाते हैं? सर देखिए, राजनीति में जो राजनीतिक दल होते हैं वो सत्ता में आने के लिए होते हैं। वो कोई भजन करने या कोई कव्वाली गाने तो नहीं आते, वो सत्ता में आते हैं। जब सत्ता में आने के लिए कई प्रकार के काम करते हैं, तो जब देखते हैं कि हमारे 5-10 लोगों की वजह से सत्ता जा रही, तो आप खरीद लेते हो। ये खरीद फोक्त भी होती थी। लेकिन हमारे यहाँ फिर ये एक नया कानून पास हुआ पार्लियामेंट में, दल बदल कानून। उस कानून के तहत कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी, यदि आप जिस सिंबल पे आप चुनाव जीत के आए हैं, उसके बाद दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में जाते हो तो आपको इस्तीफा देना पड़ता है। यू हैव टू रिजाइन एंड ज्वाइन। इसका मतलब आपका मेंबर ऑफ असेंबली या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना कोई काम का नहीं उधर जाने से, क्योंकि आप अपनी सरकार, वो आप मेंबरशिप जाती है। लेकिन यदि 1/3 1/3 ऑफ द इलेक्टेड पीपल डिसाइड टू शिफ्ट, देन देयर इज अ स्प्लिट इन द पार्टी। इट हैज टू बी टेकन एज अ स्प्लिट इन द पार्टी, क्योंकि 1/3 लोग आपके यहां जा रहे हैं। तो अक्सर ये होता है कि आपके पास 70 एमएलए है, और 70 एमएलए में से कम 10 चाहिए कि सरकार बने, लेकिन वो 10 आ नहीं सकते। 70 में से 1/3 आना चाहिए। जब तक आप 70 में से आपके पास 20-25 नहीं आएंगे, तब तक आप उस कानून से बच नहीं सकते। ओके, तो लेकिन उसमें भी अभी और काम करने की जरूरत है, क्योंकि आप जितना इधर करोगे उतना उधर सत्ता वाले भी खेल करेंगे। तो आजकल एक सिस्टम ऐसा भी होते आ रहा है, क्योंकि यदि हाउस की स्ट्रेंथ 200 है और यदि 10 लोगों ने इस्तीफा देने के बाद वो 190 आती, जैसी वो स्ट्रेंथ 190 आ जाएगी, मैं मेजोरिटी में आ जाता और मैं सरकार बनाता हूं। फिर वो 10 लोग बाद में फिर से चुनाव लड़ते हैं, वो मेरे पार्टी से लड़ते हैं। यदि वो जीत के आ गए तो ठीक है, और यदि वो सब हार गए तो फिर सरकार जाएगी। तो इसके लिए भी कुछ एक नया कानून फिर से आने की जरूरत है। लगातार सिविल सोसाइटीज कह रही है,
आप ऐसा करिए, जिसने एक बार दल बदल दिया और जिसकी मेंबरशिप चली गई, वो 5 साल के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता। ये भी एक लगा दीजिए राइडर उसमें, ताकि उसको मालूम है मैं जाऊं तो फिर मेरा पॉलिटिकल करियर खत्म है। हमारे यहाँ अभी 1-2 स्टेट में ऐसा हुआ है कि स्ट्रेंथ कम करके सत्ता में आ गए हैं। हाउस का स्ट्रेंथ ही कम करो तो आप मेजोरिटी में आ जाते हैं। यहाँ 3-3, 4-4 का फर्क है। 3 वोट से यदि आप सत्ता में हो और आप 6 लोगों को इस्तीफा करवा दो, तो आप ऑटोमेटिकली, क्योंकि हाउस की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, तो आप मेजोरिटी में आ जाते हो। तो ये देखिए, जब वो कानून होगा उसमें से भी लोग रास्ता निकालेंगे। ये दोनों तरफ निरंतर होने वाली चीजें हैं। तो ये ऐसे ही ये कानून आपको बनाने पड़ेंगे, कानून से ही होगा। बिल्कुल, अल्लाह करे कि ये कानून बने और फिर इन कवानीन के ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन भी इसकी हो, क्योंकि इस वक्त तो एक बहुत बड़ी जिसे कहते हैं कि मैं यही मंडी कहता हूं कि मंडी लगी हुई, और जिसके पास पैसे वो जाके सेनेटर बन जाएगा। फखर के पास पैसे तो फखर बन जाएगा, अशोक साहब के पास पैसे तो अशोक साहब जाके सेनेटर बन जाएंगे 6 साल के लिए, और फिर मतलब अयाशी मारेंगे। तो ये मसाइल हैं, लेकिन खैर वक्तन फवक्तन आपसे हम कोशिश करेंगे। मैं उसमें एक और छोटा सा पॉइंट मैं बताता हूं कि जब ये खरीदने के लिए पैसे लगते हैं तो फिर बड़े कारपोरेट हाउसेस फाइनेंसर बन के आते हैं, और जब वो सरकार बनवा देती है आपकी, तो फिर वो सरकार वो चलाते हैं। सारी नीतियां उस कारपोरेट हाउस के हिसाब से होती है। इसमें देश का बहुत नुकसान होता है सर, आम आदमी का बहुत ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि वो अपने स्टेक्स को बिल्कुल, क्योंकि मेरे और आप जैसे आम आदमी जलील हो रहा होता है। बिल्कुल जबरदस्त, आपने ये एंड पे बहुत अच्छी बात की। थैंक यू वेरी मच अशोक साहब कि आपने शो को ज्वाइन किया। आई होप सो कि आप नेक्स्ट टाइम फिर ज्वाइन करेंगे, किसी और चीज में डिबेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। टेक केयर, बाय।